ओके, तो आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑन, it makes 10 revolutions in the first 3 seconds. Assuming a uniform angular acceleration, how many rotations will it make in the next 3 seconds? तो पहले 3 सेकंड में 10 revolutions और अगले 3 सेकंड में कितने revolutions होंगे ये पूछा है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है ऐसा अज्यूम करना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस के सॉल्व कर लेते हैं, लाइक फॉर फर्स्ट 3 सेकंड्स। तो हमको पता है कि पहले 3 सेकंड में 10 रिवोल्यूशन मतलब एंगल कितना, यू नो, इन वन रिवोल्यूशन या फिर इन वन रोटेशन, यू नो, थीटा इज 2 पाई, क्योंकि एक रोटेशन में एंगल 2 पाई कवर होता है, राइट। तो 10 में 20 पाई होगा, देयरफॉर थीटा इन फर्स्ट 3 सेकंड्स इज 2 पाई इंटू 10, क्योंकि 10 रिवोल्यूशंस कंप्लीट हुआ तो 20 पाई आ गया। अब हमको पता है जैसे हम लोग s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर यूज करते थे लीनियर मोशन में, एंगुलर मोशन में s मतलब थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर टाइम प्लस हाफ a की जगह पे अल्फा टी स्क्वायर। मतलब हमने काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को सिर्फ एंगुलर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि मुझे थीटा इन फर्स्ट 3 सेकंड्स पता है, दैट इज 20 पाई। इनिशियल वेलोसिटी 0 था क्योंकि स्विच ऑन बोला है, तो इनिशियली रेस्ट पे था, राइट। तो 20 पाई इक्वल टू 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, टी 3 सेकंड्स है, राइट। तो 3 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये आएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू 40 पाई बाई 90 बाई 9 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अल्फा आपको मिल गया 40 पाई बाई 9 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब अगले 6 सेकंड में क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग टोटल निकाल लेते हैं, राइट। सो लेट अस से इन फर्स्ट 6 सेकंड्स, देखो बात ऐसी है, अगर तुमको क्वेश्चन से समझना है तो सपोज मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, ए पॉइंट। तो जब मोशन स्टार्ट हुआ पहले 3 सेकंड में ये एंगल बन गया, लेट अस से थीटा 1, तो इसको मैं थीटा 1 बोल देता हूँ। फिर अगले 3 सेकंड में, तो ये 3 सेकंड है, फिर अगले 3 सेकंड में, क्योंकि टोटल 6 सेकंड बोला है, थीटा 2, करेक्ट। बट द थिंग इज पहले 3 सेकंड के बाद पोजीशन बी हुई होगी और उसके बाद सी पे आया होगा। बट बात यह है कि हमको पता है ए पे, जब ए मतलब जब स्टार्ट हुआ तब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, पर हमको बी पे फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, क्योंकि अगले 3 सेकंड की जब बात करूंगा मैं, तो इनिशियल विल बी बी पॉइंट एंड फाइनल विल बी सी पॉइंट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्लोली रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास एक सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया ए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है पता है, 3 सेकंड में एंगल कितना कवर हुआ थीटा 1 ये भी पता है, 3 सेकंड के बाद कहाँ पे आ गया बी पे। सेकंड केस में क्या बोला है कि नेक्स्ट 3 सेकंड में, मतलब 3 to 6 सेकंड्स की जब बात हो रही है, हाउ मच इज द एंगल कवर, वी डोंट नो, तो फाइंड करना है हमको, राइट। रोटेशन पूछे हैं तो एंगल से रोटेशन मिलेगा, बट हमको बी पॉइंट पे वेलोसिटी पता है क्या, नहीं पता। So what I will do is, instead of counting from B to C, I will count again from A to C. A to C जो एंगल आएगा मैं सीधा वो काउंट कर लूंगा, मेजरमेंट करूंगा यूजिंग दैट। सो टोटल एंगल इन द फर्स्ट 6 seconds will be again, you have to find this again, omega 0 t plus 1/2 alpha t square। तो थीटा इन द फर्स्ट 6 seconds, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि मैं ए से लेके काउंट कर रहा हूँ। सो ए टू बी एंड ए टू सी ऐसा मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, प्लस हाफ और अल्फा हमको मिल गया। हम लोग पहले केस से अल्फा फाइंड किया, वो यूज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये वर्ड यूज किया है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, टी स्क्वायर पहले 6 सेकंड का। तो मुझे मिल गया थीटा इन टोटल, थीटा इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो यू हैव टू सॉल्व दिस, सो दिस इज लाइक हाफ 40 पाई 9 36
वन जा फोर जा वन जा टू जा, तो ये आपका आ गया अराउंड 80 पाई, राइट। 80 पाई इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स और 20 पाई इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, करेक्ट। तो एंगल कवर्ड between 3 to 6 seconds, theta between 3 to 6 seconds will be total angle in 6 seconds minus angle covered in 3 seconds। ऐसे ही करते हो ना, 6 सेकंड में एंगल कितना कवर हुआ माइनस 3 सेकंड में एंगल कितना कवर हुआ, करेक्ट। ऐसा हम लोग करते हैं। तो 80 पाई माइनस 20 पाई मतलब 60 पाई आ गया, 60 पाई आ गया, ओके। फिर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे होगा, टोटल एंगल मतलब 60 पाई, तो थीटा 3 to 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई मतलब 60 पाई बाय 2 पाई, मतलब ये आपको मिल गया 30 रिवोल्यूशंस, राइट। तो नंबर 30 मिल गया। मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, पहले 3 सेकंड में 10 रिवोल्यूशंस, और जो फैन का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है मतलब एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, अगले 3 सेकंड में कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा ये क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग से 3 सेकंड में से अल्फा निकाल लिया, फिर वापस से स्टार्टिंग से 6 सेकंड में एंगल निकाल लिया, राइट। तो पहले 6 सेकंड का एंगल 80 पाई, पहले 3 सेकंड का एंगल 20 पाई, तो 3 to 6 सेकंड में क्या होगा, एंगल कवर्ड इन 6 सेकंड माइनस एंगल कवर्ड इन 3 सेकंड, तो 60 पाई आ गया। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकालोगे, एंगल अपॉन 2 पाई, तो मिल गया 30। सो इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन is very simple. Two discs of same material and thickness have radii 0.2 and 0.6 meter. Their moment of inertia about their axis will be in the ratio. बात ऐसी है कि सबसे पहले क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहिए। मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव होते रहेगा विद वेलोसिटी v, राइट। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एवरी बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा, राइट, और कीप्स ऑन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन with uniform velocity with the same velocity, मतलब unless it is acted upon by a force। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वो मोशन चेंज नहीं होता, मोशन का ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होता। रेस्ट पे तो रेस्ट पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होता रहेगा। तो ये जो स्टेट को चेंज कौन नहीं होने दे रहा, फिर देयर इज अ क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज मास, व्हिच इज कॉल्ड एज इनर्शिया। तो बॉडी का स्टेट चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इनर्शिया है वहां पे, मतलब मास है जो रेजिस्ट करता है चेंज को। ये हो गया लीनियर मोशन की बात। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंगुलर मोशन की, राइट। तो सेम क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में, अगर मेरे पास एक रॉड है, मान लो या डिस्क है हमारे पास, इस केस में ये डिस्क अबाउट एक्सिस रोटेट हो रहा है, तो वो रोटेट होते रहेगा विद सेम वेलोसिटी, सेम एंगुलर वेलोसिटी, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि टॉर्क जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस करता है, जैसे फोर्स जो है वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, राइट। तो अभी इस ऑब्जेक्ट को किसने रोका फिर वेलोसिटी चेंज करने के लिए, तो समथिंग सिमिलर टू इनर्शिया, जिसको आप बोलते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है I इज इक्वल टू mr², जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। लेकिन फॉर अ डिस्क, ये डिस्क है, रिंग नहीं है, ये डिस्क है। फॉर अ डिस्क द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे C, एंड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू डिस्क, ये जो एक्सिस है ये डिस्क को परपेंडिकुलर है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²/2। मतलब इन शॉर्ट, मास तो कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो I इज प्रोपोर्शनल टू r²। मास कांस्टेंट क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है, देखो, टू डिस्क ऑफ सेम मटेरियल एंड थिकनेस, जब डिस्क का मटेरियल सेम है मतलब डेंसिटी सेम है,
थिकनेस सेम है, सिर्फ रेडियस अलग अलग है। गुड इनफ, राइट? ओके, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, मैं बताता हूँ आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गलती होती है, आई हैव सीन स्टूडेंट डूइंग दिस, आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख देते हैं, वैसा नहीं चलेगा। वो कब होगा, जब एग्जैक्टली मास सेम हो। यहाँ पे मास सेम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मटेरियल और थिकनेस सेम है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 था, हाफ आर स्क्वायर। हाउ डू यू फाइंड आउट मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर थिकनेस इनटू डेंसिटी। मैं बता रहा हूँ ये कैसे होगा। हमारे पास एक डिस्क जो है, ये जो डिस्क है हमारे पास, राइट? अब इस डिस्क का मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मैं ऊपर का एरिया निकालूंगा और थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा। वॉल्यूम तो ऐसे ही मिलेगा ना, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर एच, तो वही तो है ये। ऊपर का एरिया मतलब कितना, पाई आर स्क्वायर, एच मतलब कितना टी, तो ये मिल गया वॉल्यूम ऑफ डिस्क इनटू डेंसिटी, दैट विल गिव मास क्यू, क्योंकि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो फिर मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी पाई आर स्क्वायर, डेंसिटी तो है वहाँ पे, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर टी। गुड, तो मुझे आई मिल गया 1/2 पाई रो टी आर रेज टू 4। अभी डेंसिटी कांस्टेंट, थिकनेस कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, सेम मटेरियल एंड थिकनेस, करेक्ट? तो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 4। आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विल बी इन द रेशो, तो I1 अपॉन I2 का रेशो पूछा है, जो आपका आएगा R1 अपॉन R2 रेज टू 4, राइट? तो R1 अपॉन R2 रेज टू 4, R1 कितना 0.2, R2 कितना 0.6 रेज टू 4, मतलब 2/6 मतलब कितना 1/3 रेज टू 4, राइट? 1/3 रेज टू 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 1/81, तो 1/81 ऑप्शन नंबर ए में है। Okay, so let's move to next question now. 4 particles each of mass m are placed at the corners of a square of side length L. The radius of gyration of the system about an axis perpendicular, ये important है, about an axis perpendicular to the square and passing through its center. Right. तो पहले बात तो आपको radius of gyration बताना होना चाहिए। तो I will start from basic. देखो जैसे मैंने अभी लास्ट केस लिया था डिस्क का, तो मैं डिस्क का केस लेता हूँ, या रिंग ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अलग आएगा। अगर मैं रिंग लेता हूँ तो I इक्वल टू एम आर स्क्वायर आएगा रिंग के केस में। और रिंग आपको पता है, रिंग में क्या होता है कि सारा का सारा मास सिर्फ होता है आपका सरकमफेरेंस पे, बीच में कुछ नहीं होता। ऐसा है कि ये जो मेरे पास रिंग है जिसका मास m है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना, मैं रोटेशनल एक्सिस को चेंज नहीं कर रहा, वो जहां पे है वो वहीं पे रहेगा। गुड, सिर्फ हम लोग कर क्या रहे हैं, ये पूरा रिंग जो है ना, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया और इसका पूरा मास मैंने एक पॉइंट में डाल दिया, एक सिंगल पॉइंट में। तो पूरे के पूरे रिंग को हम लोगों ने एक पॉइंट में डाल दिया और वो पॉइंट मास जो होगा उसको यहाँ रख दिया। अब ये जो पॉइंट मास है ये रोटेट हो रहा है या रिवॉल्व हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो, अबाउट द सेम एक्सिस, सेम एक्सिस के अबाउट वो रिवॉल्व हो रहा है, राइट? तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ I पॉइंट मास बेटर, और ये जो है पहले केस में I रिंग मान लेते हैं, I रिंग, ठीक है? ओके, अब देयर विल बी अ स्टेज, स्टेज मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा। वो जो डिस्टेंस होगा, वो जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन की। मैं वापस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट ऐसा है, हमारे पास एक रिंग या एक डिस्क था, उसका वो रोटेट हो रहा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर, अगर रिंग है तो डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2। अब हमने इस पूरे के पूरे रिंग को या डिस्क को एक पॉइंट में डाल दिया है मास, और उस पॉइंट मास को हम लोग सेम एक्सिस के अलाउंग रोटेट करवा रहे हैं एट अ गिवन डिस्टेंस। वो एक डिस्टेंस है, पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पहले केस में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा
राइट। तो उस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। दिस इज व्हाट यू शुड नो। गुड इनफ, ये पता होना चाहिए आपको, राइट। अब दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी हमारे क्वेश्चन के साथ एक्चुअली इसका ज्यादा लेना देना नहीं है, बट स्टिल हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास फोर पॉइंट चार्जेस है और वो एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे रखे हुए हैं, राइट। और साइड एल है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर से आ रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब अभी आपके लिए आपके स्क्रीन से बाहर निकल रहा है वो, तो आपको डॉट और क्रॉस कन्वेंशन पता होने चाहिए। तो बेसिकली एक्सिस इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन। यहाँ पे मास m, यहाँ पे मास m, यहाँ पे मास m, यहाँ पे मास m, और ये जो सिस्टम है ये रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कमिंग आउट फ्रॉम द स्क्रीन। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं अगर इसको बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 2, इसको बोलता हूँ 3, इसको बोलता हूँ 4, तो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो इज दिस, इन ऑल केसेस I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I4 होगा। क्यों? क्योंकि 1 या 2 या 3 या 4 ये चारों के चारों इक्वल डिस्टेंस पे है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास और डिस्टेंस पे। तो मास भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। डिस्टेंस कितना है? L/√2। आपको ये पता होना चाहिए। स्क्वायर के सेंटर से कोई भी एक वर्टेक्स L/√2 डिस्टेंस पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज बेसिक थिंग। मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं लूंगा I टोटल, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 that will be equal to 4 times of I1 और 4 times of I2 और 4 times of I3 और 4 times of I4। मैंने क्योंकि डायग्राम में 2 से डिस्टेंस बताया है तो 2 से। देन यू शुड नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने भी बताया मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो m इनटू डिस्टेंस मतलब L/√2 का स्क्वायर, मतलब ये आ गया 4mL² 2, राइट। तो ये हो जाएगा 2mL², ये हो गया आपका 2mL²। गुड इनफ, इजी था, इजी है। अब जस्ट अ मिनट, द आइडिया इज दिस, ये हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका I टोटल। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर आपको बेसिक्स पता है तो रेडियस ऑफ गायरेशन आप लिखते कैसे हो? रेडियस ऑफ गायरेशन आप लिखते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन लिखते वक्त व्हाट वी नो इज, बट I टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज टू बी इक्वल टू m टोटल मास इनटू k², वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। हमको पता है टोटल मास कितना है सिस्टम का, 4 टाइम्स ऑफ m, है ना, 4 m 4 कॉर्नर पे। तो ये हो गया आपका 4mk²। फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, what you can have is 4mk² equal to 2ml², mm cancel, 1s are 2s are, तो k² is L²/2, मतलब k is √of L upon √2, तो √of L/2 is radius of gyration, right। तो मैं वापस समझा रहा हूँ and then we'll see if it is possible to have a trick। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है? सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट mk² टोटल मास इनटू k² इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ये पता होना चाहिए। स्क्वायर 4 वर्टेक्स, चारों वर्टेक्स पे मास m रखा हुआ है। ये सिस्टम रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। गुड। आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है side/√2 फॉर अ स्क्वायर, मतलब L/√2। तो हमने क्या किया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, बट ये चारों इक्वल है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे और डिस्टेंस पे। मास सेम, डिस्टेंस सेम, तो हमको मिल गया टोटल 2ml², इक्वेशन 1। बट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज मास टोटल इनटू k² बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज 4mk²। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दिया, आपको k मिल गया L/√2। गुड। अब ट्रिक, यस ट्रिक, अगर स्क्वायर है
स्क्वायर के सेंटर से रोटेट हो रहा है, राइट। हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना, L/√2, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना, L/√2। खत्म, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो तुम यहाँ पे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 point masses M1, M2, M3 are located on an equilateral triangle, वो equilateral है, of length A. The moment of inertia of the system about an axis along the altitude of a triangle passing through M1 is. अल्टीट्यूड पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास 3 मासेस है, तीनों मासेस जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे है, समथिंग लाइक दिस। साइड ए है, लेंथ M1 इसको मान लेता हूँ, इसको M2 मान लेता हूँ, इसको M3 मान लेता हूँ। तो बेसिकली ये हो गया आपका एक्सिस। अल्टीट्यूड मतलब ये, राइट, यू नो हैव टू नो दिस इज अल्टीट्यूड। अगर इसके अलोंग सिस्टम रोटेट होगा, रोटेशन है, तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना डिफिकल्ट लगता है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, ये I1 प्लस I2 प्लस I3, बट I1 इज 0, क्यों 0, mr1 स्क्वायर, एक्सिस से पहले मास का डिस्टेंस ही 0 है, क्योंकि वो मास एक्सिस पे ही बैठा हुआ है, तो 0। I2 और I3 इक्वल आएंगे, इक्वल क्यों, इक्वल मतलब डिस्टेंस वाइज, सो इक्वल नहीं लिखूंगा मैं, m2r2 स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे एक्सिस से m2 का डिस्टेंस है a/2 और इसका डिस्टेंस है a/2, गुड इनफ, a/2 तो m2r2 इज a/2 का स्क्वायर, तो m2 a स्क्वायर बाई 4, सिंपल। और I3 क्या आएगा, m3r3 स्क्वायर, और m3 जो है वो m3 है, क्योंकि सेम मासेस नहीं बोले हैं आपको, तो a स्क्वायर बाई 4, क्योंकि a/2 का स्क्वायर आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका m3 a स्क्वायर बाई 4। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रहेगा I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब 0 प्लस m2 और m3 ब्रैकेट में a स्क्वायर बाई 4 कॉमन, तो m2 प्लस m3 a स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आ सकता है, मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, अगर सेम मासेस होंगे तो क्या, तो इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m आ गया, तो सिर्फ आपको यहाँ पे m3 इक्वल टू m आ गया, तो सिर्फ आपको यहाँ पे I टोटल में m2 और m3 की वैल्यू सेम डालनी है, तो 2m a स्क्वायर बाई 4, मतलब a स्क्वायर बाई 2 विद m हियर, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, just go through it, and if you have doubts ask me. Let's move to next question now. पांचवा सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब सभी इजी है। 3 rods of length L and mass capital M are placed along XYZ axis in such a way that one end of each rod is at origin. One end of each rod is at origin, okay? तो बेसिकली कैसा है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है, मान लेते हैं 3 रॉड है, और हर एक को हमने रखा है अलोंग, एक है अलोंग एक्स एक्सिस, एक है अलोंग वाई एक्सिस, और एक है अलोंग जेड एक्सिस। तीनों का एक एक एंड देखो ओरिजिन पे है, राइट, लाइक दिस, ओके। अब इन्होंने बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस, मतलब रोटेशनल एक्सिस आपका जो है वो ये, तो सिस्टम जो है जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है, राइट। तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी Ix प्लस Iy प्लस Iz। अभी Iz तो 0 होगा, क्योंकि वापस वही आर्ग्यूमेंट m इंटू आर स्क्वायर, बट रेडियस जो है मतलब रेडियस जो डिस्टेंस होता है r, वो 0, क्योंकि z एक्सिस के अलाउंग रोटेट हो रहा है, मतलब वो रॉड खुद z एक्सिस पे हो गया। और Ix और Iy पता होना चाहिए, कभी भी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का अबाउट वन एंड ये होता है ml स्क्वायर बाई 3, ये पता होना चाहिए, ये थ्योरी में हमने किया हुआ है, ये पता ही होना चाहिए आपको, तो ml स्क्वायर बाई 3 होता है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 3,
तो दैट इज 2 ml²/3। खत्म। इससे इजी सॉल्यूशन हो नहीं सकता है इसका, ओरली है ये, क्योंकि मुझे पता था कि z एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है, x एक्सिस के अलोंग होता तो भी आंसर हो जाता, y के अलोंग होता तो भी आंसर हो जाता, क्योंकि एक कम से कम एक रॉड एक्सिस पे होगा, मतलब कम से कम आई एक्स आई वाई आई में से एक जीरो होगा, राइट। और बाकी के दोनों एंड से रोटेट हो रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला भी एंड से रोटेट हो रहा है और जेड एक्सिस वाला भी अबाउट वन एंड ही रोटेट हो रहा है बेसिकली, राइट। सो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। तो फिर दो रॉड अबाउट वन एंड रोटेट हो रहे हैं, तो ml²/3 प्लस ml²/3 मतलब 2ml²/3, right? So next question, moment of inertia of a thin uniform rod of length L and mass m about an axis passing through a distance L/3 from one of its end and perpendicular to the length of rod. सबसे पहले हमको नॉर्मली जब हम लोग थियरी डिराइव करते हैं, तो थियरी में हम लोग हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ही डिराइव करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से दोनों साइड पे मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, मतलब जितना लेफ्ट हैंड पे उतना ही राइट हैंड पे, राइट। तो ये होता है IC इक्वल टू ml²/12, ये पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रॉड इज ml²/12, ये आपको पता होना चाहिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। देखो अगर मैं टोटल लेंथ L लेता हूँ तो ये हाफ लेंथ L/2 हो गया, ये हाफ लेंथ L/2 हो गया, करेक्ट। आपको पूछा है द एक्सिस इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम वन एंड, तो एक एंड से मतलब ये डिस्टेंस L/3 है, राइट। अगर आपको लॉजिकल प्लस माइनस अगर आपको आता है, सिंपल चीजें आती है, अगर एक एंड से L/3 तो ये भी L/3, राइट, राइट। दिस इज रॉन्ग। व्हाई? मुझे फाइंड करना है ये x क्यों फाइंड करना है? इसके दो सॉल्यूशन है बेसिकली, मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, दूसरा आप खुद कर सकते हैं। देखो मैंने अभी भी बोला, नॉर्मली हम लोगों को सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है नॉर्मली, करेक्ट। मुझे बोला एक एंड से L/3 डिस्टेंस, तो मुझे सेंटर से डिस्टेंस पता होना चाहिए, एक एंड से नहीं। ये तो पता है ना कि टोटल डिस्टेंस L/2 फ्रॉम वन एंड टू सेंटर इज L/3 प्लस x, तो मैं x निकाल सकता हूँ, यहाँ पे x निकाल सकता हूँ, L/2 माइनस L/3, तो ये आएगा L/6, तो ये डिस्टेंस जो आपका L/6। अभी आप अप्लाई करते हो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, according to parallel axis theorem, axis plural, moment of inertia about any point O is moment of inertia through center of mass plus mass of that body into distance square। डिस्टेंस किसका? वो पैरेलल एक्सिस का। कौन सा पैरेलल एक्सिस? जो O से पास हो रहा है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इन दोनों का डिस्टेंस हमने क्या लिया है? वो हमने बोला हुआ है x, तो x²। तो बेसिकली मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मुझे अगर अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है IC, फिर वो रॉड हो, फिर वो रिंग हो, फिर वो डिस्क हो, फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमको पूछा है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम अदर एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू गिवन एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास, मतलब मुझे I0 फाइंड करना है, तो इजी है। I0 इज नथिंग बट IC प्लस m और डिस्टेंस दोनों का एक्सिस का स्क्वायर, राइट। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे IC पता है ml²/12 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, ये डिराइव नहीं करने बैठने वाला मैं, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू हैव गिवन एग्जाम ऑफ 12th ऑलरेडी। प्लस m, x मैंने फाइंड किया L/6, तो L/6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका I0 ml²/12 प्लस ml²/36, तो ml²/12 कॉमन निकाल सकते हो आप, 1 + 1/3,
मतलब 1+1/3 इज 4/3, 4/3 होता है वो। तो उसको सारा सॉल्व करने के बाद ml²/9 आपके पास बचेगा। ml²/9 ऑप्शन नंबर बी है। Okay, so next question. A wheel having moment of inertia 2 kg/m² about its vertical axis rotates at the rate of 60 rpm, 60 revolutions per minute about the axis. तो आपको बेसिकली आरपीएम मतलब फ्रीक्वेंसी होता है 60 आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, ये पर मिनट में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा पर सेकेंड में, तो डिवाइड बाय 60 करोगे। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है तो नेवर राइट आरपीएम, लिखो रिवोल्यूशंस पर मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 1 मिनट इज 60 सेकंड्स, तो रिवोल्यूशन पर सेकंड आ गया, मतलब 1 आरपीएस आ गया, राइट। द टॉर्क व्हिच कैन स्टॉप द व्हील्स रोटेशन इन 1 मिनट वुड बी, जैसे अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, उसको रोकने के लिए अपोजिंग फोर्स लगता है, वैसे ही अगर कोई बॉडी रोटेट हो रहा है, इफ सम बॉडी इज रोटेटिंग, तो उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको पूछा है टॉर्क कितना लगेगा बॉडी का रोटेशन रोकने के लिए। इसका मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया है NI 1 RPS, फाइनल फ्रीक्वेंसी 0 है क्योंकि फाइनली बॉडी स्टॉप होने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूलाज है, दैट टॉर्क इज I अल्फा, ये पता होना चाहिए आपको। I दिया हुआ है, अल्फा कैसे फाइंड करते हो, अल्फा मतलब एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूलाज। I ओमेगा फाइनल is 2 pi n final minus 2 pi n initial upon time, तो ये आ गया I 2 pi n final minus n initial upon 60 को लिखा, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो 60 लिखा। I की वैल्यू कितनी, तो I की वैल्यू 2, राइट। तो सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 4 और नीचे 60, राइट। तो ये आ जाएगा pi/15, 4 1 जा 4 15 जा, फाइनल तो 0 था, फ्रीक्वेंसी इनिशियल था 1, करेक्ट। तो ये आ जाएगा -pi/15 न्यूटन मीटर टॉर्क, माइनस क्यू बिकॉज यहाँ पे रिटार्डेशन है, डीएक्सेलरेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, अल्फा इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट, और कुछ नहीं। 60 सेकेंड्स डालना पड़ेगा, इन 1 मिनट बोला है मतलब 60 सेकेंड्स। अगर आपने यहाँ पे टी की वैल्यू 60 नहीं डाली तो आंसर आपका गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total energy of a body of mass 10 kilogram and radius 0.5 moving with a velocity of 2 meter per second without slipping। यहाँ पे भी बेसिक फॉर्मूलाज की जरूरत है। अगर हमारे पास एक प्लेन से एक बॉडी मूव हो रहा है, इट इज रोलिंग डाउन, रोलिंग मोशन मतलब विथ फ्रिक्शन होता है, ये रोलिंग मतलब विथ फ्रिक्शन होता है, मतलब बॉडी का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा विद वेलोसिटी v, और सेंटर ऑफ मास छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स जो है दे विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी नॉट I, so total kinetic energy will be energy of translation plus energy of rotation. So energy of translation is half mv square as we know it, and this is half I omega square as we know it. Good. Then हमको इसके आगे क्या पता है, half mv square, and what we know is I is mk square, हमने ऑलरेडी लिखा है वो, m याद होगा आपको, mk, इफ यू रिमेम्बर I क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। I is what, mk square, omega is what, v square v by r, तो v square by r square, where r is radius of this rotating body, right। इसमें से मैंने हाफ mv स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो 1 + k² by r² बचेगा।
तो ये आ गया आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। हमको के की वैल्यू पूछी है, रेडियस ऑफ गैस पूछा है, और ई तो हमको दिया है। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 32.8 जूल। हाफ मास कितना दिया है 10 किलोग्राम। वी कितना दिया है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर 4। 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर कितना 0.5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 × 10⁻²। राइट, मैं नॉर्मली ऐसा नहीं लिखता हूँ, बट ठीक है, डजंट मैटर। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ सॉल्व करना है, और सॉल्यूशंस, द थिंग इज कैलकुलेशंस आपको अच्छे से आने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके, इफ यू नो कैलकुलेशंस तो आपका काम आसान। 4 1 जा 4, 8.1 जा 8.2 जा, है ना, 8.2, 8 4 8 जा एंड 2 जा, राइट। उसके बाद आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो 16.4/10, तो वो आप कर सकते हो। बेसिकली द आइडिया इज टू फाइंड आउट फाइनल आंसर। तो 16.4/10 -1 equal to k square by 25 into 10 power -2. So calculations you can do on your own. I am not going to do it for you. तो k square finally आपको k की वैल्यू आपको फाइनली आफ्टर सॉल्विंग, आई एम सॉल्विंग इट फॉर माई सेल्फ, 6.4/10 into 25, तो 2 and 5, तो ये आ जाएगा आपका आफ्टर सॉल्विंग दिस 14.4 और 5। तो k की वैल्यू अल्टीमेटली आपको मिलेगी रूट लेने के बाद डायरेक्ट 0.4 मीटर। तो कैलकुलेशन आप खुद करो, मेरा काम क्या था, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सब वैल्यू पता है एक्सेप्ट फॉर k, सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो एंड यू विल गेट फाइनल आंसर, दैट्स इट। सो इट हैज टू बी 0.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन। स्फीयर ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, डायमीटर 1, मतलब रेडियस 0.5, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लाइडिंग, मतलब फ्रिक्शन है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू दैट ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब रोटेशनल टू दैट ऑफ टोटल। पहले तो फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग। रोटेशन मैंने आपको भी बताया, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, टोटल भी लिखा, हाफ m v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा हाफ I मतलब k, अभी बताया ना मैंने, I इज इक्वल टू m k स्क्वायर और ओमेगा इज v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा हाफ m v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। हाफ m v स्क्वायर कैंसिल, फिर आपके पास बचा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो अगली बार से ये सब करना नहीं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू दैट ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशन दिख रहा है, मैं टोटल लिखता हूँ, टू दैट ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल टू दैट ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो सीधा k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सीधा आना चाहिए, राइट, सीधा आपका ये आना चाहिए। दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब स्पीयर का मास दिया था, स्पीयर बोला है, स्पीयर, जब स्पीयर बोला तो बात ही खत्म। आपको ये पता होना चाहिए व्हेन यू से स्पीयर, तो k बाय r, मतलब यहाँ तक भी नहीं आना था आपको, इस इक्वेशन तक भी नहीं पहुंचना था। यू कुड हैव सॉल्व डायरेक्टली हियर इफ यू नो फॉर स्पीयर, तो ये भी मत करो, ये फाइनल मैंने कर दिया, बट फॉर स्पीयर k बाय r या फिर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अगर बोलता हूँ तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर अ स्पीयर इज 2/5, फॉर अ स्पीयर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज 2/5, 1 upon 2/5 upon 1 plus 2/5, that is 2/5 upon 7/5, that is 2/7, so 2/7 है, yes। For a sphere k स्क्वायर बाय r स्क्वायर पता होना चाहिए, for a disc k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हाफ होता है, पता होना चाहिए, for a ring k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 होता है, ये पता होना चाहिए, for a hollow sphere
और उस पर लाइक प्लास्टिक बॉल, अंदर कुछ नहीं, k² 2/3 आता है, ये पता होना चाहिए। ये आप 12th ले चुके हो तो ये आपको पता होना ही चाहिए। इन एडिशन इफ यू डोंट नो, आई विल गिव यू recorded lectures of rotational motion. Good, I will give you access to that. तो उसमें मैंने कवर किया है ये। Next, वही, if rotational kinetic energy is 50% of translational kinetic energy, then the body is what? The body is a cylinder. कैसे? Rotational kinetic energy is 50% of translational kinetic energy. राइट, मतलब बेसिकली आपको बता दिया ER/ET का रेशो 50/100, दैट इज हाफ। ER/ET ट्रांसलेशन का रेशो दैट इज 50%। 50% से नंबर में जाओगे तो हाफ। गुड, तो डोंट वी नो व्हाट इज ER? वी नो हाफ I मतलब mk², ओमेगा स्क्वायर मतलब v²/r², अपॉन ट्रांसलेशन इज हाफ mv², दैट इज हाफ। कैंसल मतलब k²/r² हाफ। मैंने अभी भी बताया k²/r² हाफ किसके लिए आता है? डिस्क के लिए, राइट। लेकिन अगर आप सिलेंडर देखोगे तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन भी तो डिस्क है, राइट। तो k²/r² इक्वल टू हाफ वैल्यू इज ईदर फॉर अ सिलेंडर और फॉर अ डिस्क, तो सिलेंडर है। तो याद रखना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ ट्रांसलेशन फॉर अ डिस्क और अ सिलेंडर। सिंपल थिंग, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सॉल्यूशन। गुड, राइट। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स जिसका है उसको इजीली आएगा। Angular displacement theta of a flywheel varies with time as AT plus BT square plus CT cube. Angular acceleration पूछा है। हम लोगों को पता है, लीनियर से कंपेयर करोगे तो डिस्प्लेसमेंट x उसका पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी v उसका पहला डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, मतलब dt of v is dx/dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव देता है एक्सेलरेशन। हाँ, तो फिर क्या करना है आपको? सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव लेना है डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए। 2 बार डेरिवेटिव, राइट। तो जब मैं पहली बार डेरिवेटिव लूंगा, मतलब dt ऑफ dθ/dt, मतलब dt ऑफ पहला डेरिवेटिव लिया, at का पहला डेरिवेटिव, a कांस्टेंट, t का पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t is 1 प्लस b कांस्टेंट t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आता है। ये पता होना चाहिए। मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने 12th कंप्लीट कर लिया है इसलिए। ct³ का c कांस्टेंट t³ का डेरिवेटिव 3t², ये हो गया पहला डेरिवेटिव। अभी दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव 0, 2bt का डेरिवेटिव 2b कांस्टेंट t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t is 1 प्लस 3c कांस्टेंट और t² का डेरिवेटिव 2t, मतलब 2b प्लस 6ct, तो 2b प्लस 6ct ऑप्शन नंबर डी। ओरल क्वेश्चन था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 2 डेरिवेटिव लेने हैं एंड यू आर डन। सिंपल थिंग, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल है ये, राइट।